बड़े ठाकुर का नाजायज बेटा करण रतनपुर आकर ठाकुर साहब के साथ रहने लगता है और उनकी फैक्ट्री के हिसाब किताब की देखरेख करता है। गांव का मुखिया और गोपाल उसके आने से परेशान हैं क्योंकि दोनों मिलकर फैक्ट्री के हिसाब में घपला कर रहे थे। गोपाल विनोद से करण की शिकायत करता है और विनोद करण से जवाब तलब करता है। इनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि करण भी ठाकुर साहब का बेटा है। कुसुम का पिता अपनी बेटी से मिलने रतनपुर आता है और उससे ये जानना चाहता है कि वो अपने ससुराल में खुश तो है। कुसुम उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसे किसी से शिकायत नहीं, लेकिन उसको तसल्ली नहीं होती और वो ये कहकर खामोश हो जाता है कि अगर उसकी बेटी को ठाकुर परिवार ने दुख पहुंचाया तो वो सारे परिवार को बर्बाद कर देगा। करण रतनपुर छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन ठकुराइन उसे रोक लेती है और ठाकुर विनोद को शहर भेज देने का फैसला करता है। अब आगे। करण, तुम ये इशारों में क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, जो बात कहनी है साफ साफ कहो। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। माँ जी, मैं यहाँ पर रहकर अपना फर्ज पूरा नहीं कर पा रहा। मतलब ये कि पिताजी ने मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी दी। हाँ तो ये है कि इस फैक्ट्री से जो भी दौलत निकलती उस पर हक पिताजी का, आपका, विनोद भाई साहब का है। अगर इस दौलत में कोई हेर फेर करता है, ये मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या फैक्ट्री में कोई हेर फेर हो रहा है? हाँ माँ जी। करण, तुम अकाउंट संभालते हो ना, तो उसे रोकना और खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ जी, मैं जानता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस बारे में कुछ करना चाहता हूँ, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता हूँ, तो विनोद भाई साहब मेरे बीच में आ जाते हैं। क्यों? माँ जी, वो समझता है कि मैं अपनी हद से आगे निकल रहा हूँ, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। मेरी सिंसियरिटी पर वो शक करता है, यकीन नहीं करता मुझ पर। बेकार की गलतफहमी उसने पाल रखी है मेरे लिए। तुमने क्या सोचा? माँ जी, मैं चाहकर भी इस गलतफहमी को अभी दूर नहीं कर सका, और गलतफहमी का ये सिलसिला तो बहुत दूर तक निकल गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि एक बार फिर मैं आप लोगों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। क्या? हाँ माँ जी, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि बार बार विनोद भाई साहब की नजरों के सामने आकर उनके दिल में मेरे खिलाफ जो नफरत और गुस्सा है, मैं उसे हवा दूं। माँ जी, मैं यहां से दूर जाना चाहता हूं। तुम कहीं नहीं जाओगे कर्ण। देखो कर्ण, ये सिर्फ तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कौन हो और क्या हो। विनोद भी नहीं जानता है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि उसे किसी भी बात का पता चले। करण, तुम्हारी जिम्मेदारी दोहरी हो गई है। विनोद को इस बात की खबर ना लगे कि तुम कौन हो, और तुम्हें मेरी मदद भी करनी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन फिर विनोद भाई साहब। करण, उसकी फिक्र तुम मत करो। विनोद थोड़े दिनों के बाद शहर में शिफ्ट हो रहा है, और भी बहुत सारे कारोबार हैं जो उसे संभालने हैं। करण बेटा, आखिर फैक्ट्री तो तुम्हें ही संभालनी है। अरे विनोद, तुम आ गए? हाँ माँ। जीते रहो। काम हो गया? जी, बाबूजी ने जो डील किया था मैंने उसे पक्का कर दिया। बहुत देर कर दी। लंबी चौड़ी बातचीत हो गई थी? नहीं माँ, बातचीत तो अपने वक्त से पूरी हो गई थी, पर मेरे साथ आपकी प्यारी बहुरानी थी ना। अब आप तो जानती हैं, जब औरत शॉपिंग करती हैं तो वक्त बेचारा अपनी रफ्तार को भूल जाता है। क्या लंबी चौड़ी शॉपिंग कर डाली? पता नहीं माँ, मगर मुझसे छुप कर की उसने। समझ गई, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती होगी। सरप्राइज? किस बात की? 25 तारीख को तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है ना, उसी के लिए। ओह, मैरिज एनिवर्सरी। कौन सी तारीख बताई आपने? 25 तारीख। बाप रे। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। किसी और को अपॉइंटमेंट दिया हुआ है क्या? नहीं माँ, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? माँ, मैं सोच रहा था कि अगर मैं और कुसुम शहर वाले बंगले में अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना लें तो
तो आप लोग को कोई एतराज नहीं होगा माँ? हमें क्या एतराज होगा? मैरिज एनिवर्सरी तुम्हारी है और तुम्हें मनानी है, हमें तो खुश होना है। हम लोग यहाँ रहकर भी खुश हो लेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। अरे सुनो विनोद, अब क्या है माँ? अरे वो कुसुम को तो बता देना, मेहमानों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के बैठी है। अगर उसने इनविटेशन भेज दिए तो मुश्किल हो जाएगी। जरूर बता दूंगा। आई लव यू माँ। ओहो, यहाँ भी जगह नहीं है। अब इसका क्या करूं? कुसुम, जी अरे भाई क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, शहर से इतना सारा सामान ले आई थी, अब देखती हूँ तो जगह ही नहीं है। वो ऐसे ही। कुसुम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए। देखो भाई, 25 तारीख को हम शहर जा रहे हैं, और हमारी मैरिज एनिवर्सरी हम वहीं मना रहे हैं। अरे, आपको याद है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी 25 तारीख को है? तुम भी कमाल करती हो। हाँ? जिंदगी में एक ही तो शादी की है मैंने, और उसकी तारीख भी याद नहीं रहेगी मुझे। अच्छा, मुझे तो लगा था आप ये भी भूल चुके हैं कि आप शादीशुदा हैं। क्या बात करती हो कुसुम? मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि मैं शादीशुदा इंसान हूँ, और मुझे तुम जैसी हसीन खूबसूरत बीवी मिली है। हाँ? वैसे अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना अगर ये मैं इनविटेशन पोस्ट कर देती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। लेकिन विनोद, क्या माँ और बाबूजी को दुख नहीं होगा कि हम अपनी एनिवर्सरी उनके बगैर ही मना रहे हैं? ओहो, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने माँ जी को मना लिया है और उन्होंने हमें इजाजत भी दे दी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, एक गड़बड़ है। ओफो, अब क्या है? विनोद, आपका जो सरप्राइज गिफ्ट है वो मैंने इस पते पर मंगवा लिया है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे कह दूंगी कि वो सरप्राइज गिफ्ट यहाँ के बदले हमारी शहर वाली कोठी पे ले आए। हाँ, ये ठीक रहेगा। That's like a good girl. देवी जी संभालिए। प्यार, और तुझसे प्यार। हवेली में काम करने वाली एक मामूली लड़की से प्यार, एक आवारा बदचलन और वैश्या से प्यार। हवेली में काम करने वाली एक मामूली नौकरानी, मुझसे शादी का सपना देखा तुमने? मुझसे? तेरी हिम्मत कैसी? तू वैश्या है, तू कुलटा है, तू वैश्या है, तू कुलटा है, तू वैश्या है, तू कुलटा है। प्रगति, क्या हुआ? क्या बात है प्रगति, बोलो ना। प्रगति, कुछ नहीं प्रगति, कुछ बात तो है। देखो प्रगति, ये मत समझना कि मैंने दुनिया नहीं देखी है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। दुखों का एक ज्वालामुखी सुलग रहा है तुम्हारे अंदर। मैंने कई बार सोचा कि तुमसे इस बारे में पूछूं, लेकिन हर बार ये सोच कर रह गई कि कहीं कहीं तुम्हारे जख्म फिर से हरे ना हो जाए। लेकिन प्रगति,
तुम्हारे साथ इतने दिन रहने के बाद, तुमसे इतना अपनापन होने के बाद, क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हारा दुख क्या है? भाभी, कपड़ों को जरा देखो। क्या तुम जानती हो ये कपड़े किसके हैं? हाँ, वो कुसुम आई थी ना, उसने कहा था कि उसके पति के हैं। वो अपनी शादी की सालगिरह के लिए सिलवाना चाहती है। क्यों? क्या तुम जानती हो कि कुसुम का पति कौन है? कौन है? विनोद ठाकुर। कौन विनोद ठाकुर? वही विनोद ठाकुर जिसने मेरी मांग में सिंदूर लगाने के बजाय मेरे जीवन को आग लगाकर जलाकर राख कर दिया। वही विनोद ठाकुर जिसने मुझसे प्यार लेकर मुझे बेवफाई का दाग दे दिया। वही विनोद ठाकुर जिसने मेरी जिंदगी और मेरे दिल से प्यार निकाल कर उसमें दर्द, दुख, कड़वाहट और बदनामी का जहर घोल दिया। मैं तो उसका कफन तैयार करना चाहती थी, लेकिन मेरे तकदीर को देखो, मैं उसकी शादी की सालगिरह का जोड़ा तैयार कर रही हूं। लेकिन नहीं, अब मैं नहीं करूंगी। मैं इन कपड़ों को जला दूंगी, इन्हें जलाकर राख कर दूंगी। प्रगति, क्या कर रही हो प्रगति? छोड़ो इसे। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। पगली कहीं। अरे ये तो सिर्फ एक कपड़ा है जो पल भर में जलकर राख का ढेर हो जाएगा, लेकिन तेरे अंदर जो आग सुलग रही है ना, वो ऐसे ठंडी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इस आग को मैं कैसे ठंडा करूं? कैसे? प्रगति, उससे बदला लेकर। हाँ प्रगति, बदला लेकर। और इसके लिए सबसे जरूरी है उसका जिंदा रहना और तेरा जिंदा रहना। अरे उसने तेरे साथ बेवफाई की, तेरे प्यार को ठुकराया, तुझे बदनामी का दाग दिया। जानती है ऐसा करने में वो कामयाब क्यों हो सका? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास ढेर सारी दौलत है। इतनी दौलत जिसे वो दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन प्रगति, उसकी मौत तेरे दुखों का इलाज नहीं है। तेरे दुखों का इलाज है उसकी बर्बादी, सिर्फ उसकी बर्बादी। तुम ही बताओ, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? प्रगति, किसी भी खिंची हुई लकीर को छोटी करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, जब उस लकीर के सामने ठीक वैसी ही लेकिन उससे बड़ी लकीर खींची जाए। तुझे वही लकीर बनना पड़ेगा प्रगति, ताकि वो तुझसे छोटा हो जाए। तुझे इतनी दौलत कमानी होगी कि उसकी दौलत बेकीमत हो जाए। तुझे इतना बड़ा होना होगा कि वो तेरे सामने बौना नजर आने लगे। हाँ प्रगति, तुझे अब इन्हीं राहों पे सोचना होगा। तुझे अपने आप को बदलना होगा। लेकिन तू ये मत सोच कि मैं तुझे अकेली छोड़ दूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। भाभी, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे जीवन को एक नई राह दिखा दी है। एक नई राह दिखा दी है।
अरे नहीं भाई, चेक उन्हीं को दो, डील उनके थ्रू हुई है ना। थैंक यू। So the deal is through, Mr. Vinod. Congratulations, Mr. Modi. Yeah. राजेश, राजेश तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने थिएटर की 2 टिकट लाई हूँ, तुम्हें मेरे साथ अभी इसी वक्त चलना होगा। एक मिनट मीना जी, देखो मैं नहीं आ पाऊंगा, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैं आप अकेली मैं कुछ नहीं सुना चाहती, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बस इसी वक्त। मीना जी, हम लोग मीटिंग में हैं। हाँ मीना, ये है मिस्टर विनोद ठाकुर, इनके साथ हमारा बहुत बड़ा बिजनेस डील हो रहा है। हेलो हेलो। सॉरी मैंने आप लोगों की मीटिंग डिस्टर्ब किया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं राजेश को नो प्रॉब्लम, प्लीज। चलो राजेश, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो हाँ, go ahead. नहीं चलो। माय डॉटर, ओके। बैठे ना आप, कुछ लिखिए। नो थैंक यू मिस्टर मोदी, थैंक यू वेरी मच। वैसे भी मुझे दीनदयाल के ऑफिस जाना है। थैंक यू सो मच। अरे लेकिन तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम चलो तो सही मेरे साथ। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम चलो। अच्छा एक मिनट, खाली एक मिनट। हाँ देखो, दफ्तर में भी बहुत काम पड़ा है। अभी मुझे दीनदयाल कंपनी कमीशन का चेक भी बनाना है। वो सब पापा कर लेंगे। राजेश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी थी। यही कह दो ना। यहाँ नहीं, मैं एक शेर सुनाऊं? सुना दो। नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। हाय राजेश। हेलो अनिल, कम। Hi. Hello, Rajesh. How are you? How are you? I'm fine, thanks. Hello, मीना जी। हाय। भाई राजेश, आप दोनों जब यहाँ मौजूद हैं, तो पक्का शेरो शायरी की बात कर रहे होंगे। इसी मौके पे मुझको भी एक शेर याद आ गया। आप कहें तो अर्ज करूं? तुम भी सुना दो। हाँ, तो कहा है, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको, कभी उनके घर को देखते हैं। कभी उनके घर को देखते हैं, उनके दफ्तर को नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? डॉक्टर, तुमने जो अभी शेर पढ़ा ना, अगर गालिब साहब जिंदा होते तो वो जरूर खुदकुशी कर लेते। क्यों? मुझे एक बात समझाओ डॉक्टर, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा शेर किस सिचुएशन में यूज होता है, तुम उसे पढ़कर उस बेचारे शायर को क्यों मायूस करते हो? देखो, ये जो तुमने अभी शेर पढ़ा ना, वो तब मुनासिब होता जब हम तुम्हारे घर आते। अब फिलहाल तो तुम यहाँ आए हो ना। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। एक्सक्यूज मी मीना जी। नो प्रॉब्लम। नहीं राजेश, बात ये है कि तुम और मीना जब भी मौजूद होते हो तो एक से एक बढ़िया शेर पढ़ते हो। यार मुझको कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैंने सोचा कि अगर मुझे भी तुम्हारी कंपनी में रहना है तो यार कुछ शेरो शायरी तो मुझे भी रटनी पड़ेगी ना। यार अभी शुरुआत की है, तुम देखते जाओ, रफ्ता रफ्ता एक्सपर्ट हो जाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात समझाओ डॉक्टर। हाँ। तुम्हें थिएटर का शौक है? शौक? अरे थिएटर इज माय फर्स्ट लव। यू डोंट नो, ये जो डॉक्टर का पेशा है ना, ये तो मैंने पेरेंट्स के प्रेशर में आके इख्तियार किया। कॉलेज के ज़माने में मैं बहुत प्लेज में पार्ट लेता था। अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती तो आज मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनता। शेक्सपियर का वो नाटक है ना टेम्पेस्ट, और बर्नार्ड शॉ का पिग्मेलियन, वो दोनों मेरे पसंदीदा नाटक थे। यू नो टेम्पेस्ट में वो जो लाइन है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। बस मुझसे गलती हो गई। मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि तुम्हें थिएटर में दिलचस्पी है क्या। मुझे माफ कर दो भाई। अरे यार, मैंने सोचा तुम शॉर्टकट में समझोगे नहीं, तो मैं तुम्हें डिटेल में बता रहा था। अच्छा तुम्हें थिएटर में दिलचस्पी है ना? हाँ यार, बहुत दिलचस्पी है। मीना जी जरा एक मिनट आइए ना। देखो डॉक्टर, दरअसल बात यह है, शहर में बहुत अच्छा थिएटर आया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि मीना जी के पास 2 टिकटें हैं और वो अकेली जाना नहीं चाहती। अब आपको थिएटर में इतनी दिलचस्पी है तो आप इनके साथ चले जाइए, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, इनको कंपनी भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ। बाय मीना जी, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। राजेश, राजेश सुनो तो। राजेश, अजीब है ये, राजेश कुछ बात ही नहीं समझता। अब अजीब बात है, मैं भी यही सोच रहा था। क्या बात? यही कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई बात नहीं समझते। हालांकि कुछ बातें ही ऐसी होती हैं जो कि लोगों को अपने आप समझ लेनी चाहिए, समझाई नहीं जा सकती।
ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत औरत